चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको 5th और 6th शेड्यूल एरियाज़ के विषय में पढ़ा रहे हैं। हमने अब तक आपको बहुत डिटेल में सभी एनालिसिस प्रेजेंट किए। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम आपको उन इश्यूज़ के साथ छोड़ गए थे जो इन एरियाज़ को लेकर के अब तक ऑब्ज़र्व हुए, चाहे वो पॉलिटिकल सेटअप की बात हो, चाहे वो सोशल इंडिकेटर्स की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो। हमने उन इश्यूज़ को समझा। लगभग 7 पॉइंट्स मैंने आपको अंडरस्टैंड कराए इश्यूज़ यानी कि क्रिटिसिज्म से, उनसे जुड़े समाधान भी उसमें बताया। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और हम आज ज़ाज़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं पिछले लास्ट 2-3 लेक्चर से इस कमेटी का जिक्र कर रहा था। वो कमेटी आपको समझ आए उसके लिए आपको उतना तैयार करना था, जो मैंने आपको कर दिया। और अब हम अंतिम चरण में हैं शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ की इस लेक्चर सीरीज़ में। इसके बाद आप कोई भी मैगज़ीन जैसे कि योजना या कुरुक्षेत्र, कोई भी करेंट अफेयर जिसे मैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कहता हूँ, किसी भी तरह का टॉक शो जैसे कि इन डेप्थ या विशेष या इनसाइट, आप इन्हें देखें, सुने, पढ़ें, आपको पानी की तरह समझ आएंगे। मैंने इतना तैयार आपको कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो ये है, 8th पॉइंट है। 7 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। एमर्जिंग सोशियो इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर। देखिए, जो 6th शेड्यूल के तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए थे, उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था, 2 पर्पस थे। पहला पर्पस ये था कि इन रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय में जो पॉलिसीज़ फॉलो की गई उसकी वजह से हुआ ये है कि ये कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड रह गए। जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोसेस है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ना तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ इनका, ना ही इनके सोशल इंस्टीट्यूशंस नए समय की जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक परिवर्तित हो पाए, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, और ना ही इनकी वो रिक्वायर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। सोशल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, इस तरह की चीज़ें पिछड़ती रहीं। इनका विकास होना ज़रूरी है। तो एक तरफ विकास का एजेंडा था। ये माना गया कि इन सोसाइटीज़ को हमें अगर किसी भी डिप्रीवेशन से बचाना है और किसी भी तरह के लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं जाने देना है, तो हमें डेवलपमेंट देनी होगी। दूसरा प्रोसेस जो था, वो दूसरा कारण जो था वो ये था कि हमें इनके यूनिक कस्टम, कल्चर, मैनर को प्रिजर्व करना है, सेफगार्ड करना है। इसके पीछे का रीज़न ये था कि इसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना है, ना कि असिमिलिएट करना है। इसे सिमिलर नहीं बनाना है। जो एक मेजॉरिटेरियन कल्चर एग्जिस्ट करता है उसके सिमिलर नहीं बनाना है। दिस इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ असिमिलिएशन, वी नीड टू इंटीग्रेट इट। और इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि जिसे भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसे एक इतना स्पेस प्रोवाइड करें कि वो अपने डिस्टिंक्टिव कस्टम, कल्चर, मैनर को अपनी फ्री विल के साथ एग्जीक्यूट कर सके, जिससे कि तहत उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। उसे ऐसा ना लगे कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो ब्रेच हो गई, जो कि उसकी लॉन्ग हेरिटेज से डेवलप हुई थी। ये मेन पर्पस थे 2। एक तो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करने, उनके कस्टम, कल्चर, मैनर को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए एक डेवलपमेंट। इनके तहत ही 6th शेड्यूल के प्रोविज़न आए और उसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहाँ पर प्रोवाइड की गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया है कि लैंड सिस्टम वहाँ पर ऐसा डेवलप हुआ जिसमें कम्युनिटी लैंड की बजाय प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड प्रमोट हुई। और उस प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से होने ये लगा कि लैंड कुछ ही सेक्शंस तक कंसंट्रेट हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ सेक्शंस हैं जो 6th शेड्यूल का बेनिफिट ले गए, वो एजुकेटेड हुए। मर्चेंट और ट्रेडिंग सेक्शन में भी वही लोग डेवलप हुए। तो ये पाया गया कि आज की डेट में जो वो एजुकेटेड सेक्शन है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेगमेंट है स्टेट मशीनरी के तहत, जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर और बाकी पोजीशंस वहाँ तक एक्सटेंड होती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, तो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एक इनके बीच में ही एजुकेटेड सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम नियो मिडिल क्लास सेगमेंट्स कह सकते हैं। और एक तरफ मनी लेंडर हैं, बिजनेस, ट्रेडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये माना गया, ये जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं,
ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो एजुकेटेड सेक्शंस हैं, इनके बीच में एक नेक्सस क्रिएट हो गया है। आपस में ये सब जुड़ चुके हैं और जो लिटरल बेनिफिट है उस 6th शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमी का, उसका फ़ायदा एक लिमिटेड एलीट सेक्शन ही उठा रहा है। और ट्राइबल सोसाइटी में अगर कोई लाभान्वित हुआ है, किसी का विकास हुआ है, तो उस एलीट सेक्शन का है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में वही पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर वही लोग बनते हैं, वही लोग जो फंड्स फ्लो होकर के आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या जो फंड ये अपने एम्बिट में आए हुए टैक्सेस के ज़रिए, रेवेन्यू के ज़रिए रेज़ करते हैं, उन फंड्स का बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि कोई सही मायने में मॉनिटरिंग एजेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती जो ये देख पाए कि फ़ंड किस तरह से अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो जो एक्सेस ऑफ फंड है, एक्सेस ऑफ फंड इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जा सकता कि डेवलपमेंट बहुत है और रिसोर्सेज बहुत एलोकेट किए गए हैं कि विकास बहुत करेंगे। एक्सेस ऑफ फंड इस तरह से कहा जा सकता है कि जितना काम हुआ है अब तक, उस काम के कॉन्टेक्स्ट में अगर इवेल्युएट करें तो जो फंड आया है वहाँ से लगता है कि उस फंड के मुकाबले काम कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो फंड कहाँ गया, वो एक्सेस फंड किसे अवेलेबल हुआ, वो इस ही सेगमेंट के द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया। तो एक पावर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रखा है, दैट इज़ द एमर्जिंग सोशो इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। एक सोशल इकोनॉमिकल पावर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। सोशल इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर इसलिए इसे कहा जाता है कि वो ट्राइब्स जो एजुकेटेड हो चुकी हैं, वो ट्राइब्स जो अब एलीट सेक्शन का हिस्सा बन चुकी हैं, और वो सेगमेंट्स जो कि ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेगमेंट, इन सब के बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बाकी के सभी कॉमन ट्राइबल मैन को। उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पॉवर्टी की पोजीशन अगर देखें आप, लिटरेसी की पोजीशन देखें आप, वुमेन की अपलिफ्टमेंट की पोजीशन देखें, पॉलिटिकल राइट्स अगर वहाँ पर देखें, डेमोक्रेटिक सेटअप्स की ग्रोथ अगर आप देखें, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लेवल अगर आप देखें, तो आप ये समझ पाएंगे कि रियल सेंस में जो पिछले लंबे समय से 6th शेड्यूल के तहत प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई और जो सपोर्ट्स प्रोवाइड की गई, उनका बेनिफिट एक सेगमेंट तक तो गया और वो बहुत विकसित हुए, किनकी कॉस्ट पर, बाकी के सारे सेगमेंट। सो माइनॉरिटी ऑफ ग्रुप तो बहुत डेवलप हुए एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबमैन। और वो मेजॉरिटी ट्राइबल पहले भी डिप्राइव्ड थे, आज भी डिप्राइव्ड हैं। वो पहले भी सफ़र कर रहे थे, आज भी सफ़र कर रहे हैं। इसी के तहत ये सुझाव बार बार दिए गए कि जो फंड्स इनके पास आते हैं उन्हें प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल्स प्रॉपर बने। ये देखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड्स एलोकेट किए गए वो प्रॉपरली यूटिलाइज हों और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू करके नेक्स्ट टाइम के फंड्स रिलीज़ किए जा पाए। जो पिछली बारी फंड मिला उसके तहत जो काम हुआ, उसी के बेसिस पे नेक्स्ट टाइम आप फंड ले सकें, पहली चीज़। और रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स हों, उसके लिए ये कहा गया कि बदलाव किया जाए 6th शेड्यूल में, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाई जाए कि उसे फिक्स्ड टाइम पीरियड के तहत ही मैंडेटेड ग्रांट इन एड्स, जो ग्रांट्स इन एड मैंडेटरी हैं जो उन्हें देनी है, वो उन किश्तों को, उन पैसों को समय पर रिलीज़ करें, ताकि वो जो सेगमेंट अभी भी डिप्राइव्ड है वो पैसा उन पर लग सके। और राइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से राइट प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, जिनसे भी उनका विकास होगा। ऑडिटिंग एजेंसीज़ के अंडर इसे लाने की बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। उसका भी पर्पज़ यही है कि ये देखा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इवन ट्राइबल सोसाइटी के भी अंदर ना हो, कि कुछ सेगमेंट्स ही वेल्थ को कंसंट्रेट ना करें। इसके लिए रेगुलर ऑडिटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे ही ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और जिसके वजह से ही रियल सेंस में 6th शेड्यूल के जो प्रोस्पेक्ट थे, जो इमेजिनेशंस थी, वो डिलीवर होंगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा,
रोड्स और अदर ऑक्यूपेशन के सोर्सेज डेवलप होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इन एरियाज़ का, स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है इन एरियाज़ का, उस पर भी हम बात करेंगे। और जब ये होगा तो ही वहाँ की सोसाइटीज़ अपने कस्टम कल्चर मैनर को भी डिफेंड कर पाएंगी, चेरिश कर पाएंगी। तो ये जो एक नया नियो मिडिल क्लास सिस्टम वहाँ पर डेवलप हुआ है, द न्यू मिडिल क्लास सोसाइटीज़ जिन्होंने पावर अपने हाथों में कंसंट्रेट कर ली है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और सोशल भी, इनसे ही अब हमने ट्राइबल सोसाइटीज़ को इनके क्लचेस से भी बचाना है, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ये सिंपली एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करते हैं अपनी पॉलिटिकल इमेज को नर्चर करने के लिए, डेवलप करने के लिए और पॉलिटिकल मैच्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसके तहत कि ये फर्दर स्टेट पॉलिटिक्स में जा कर के बेटर रोल प्ले करे, बेटर पोर्टफोलियो पर सर्व करे। तो एक तरह से ये अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की पोजीशंस को लेवरेज भी करते हैं, यानी कि पॉलिटिकली मैनोवर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं राज्य सरकारों से, राज्य सरकार की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से कई तरह के सत्ता के लाभ प्राप्त करने के लिए और कई तरह की पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए, जिसके तहत ये राज्य के स्तर की राजनीति में अच्छा दर्जा प्राप्त कर जाए। यह भी एक समस्या पाई जाती है कि इस पावर स्ट्रक्चर का एक नकारात्मक रूप ये भी है कि ये लोग अब डिवोटेड नहीं हैं उन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के कॉजेज़ के प्रति, ये लोग डिवोटेड नहीं हैं अब ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के प्रति। अदरवाइज़ जितने टास्क इनको अब तक प्रोवाइड किए गए थे उसके तहत ये माना गया कि जितने भी डेवलपमेंट की वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के किसी भी लेवल पर, डिसीजन मेकिंग के लेवल पर या फिर बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने के लेवल पर, कहीं पर भी माइक्रो लेवल पार्टिसिपेशन कहीं नज़र नहीं आती। कोई प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर के आनी है, बेनिफिशरीज़ जो हैं किसी स्कीम के उन्हें आइडेंटिफाई करना है, इस लेवल पर हमें कहीं पर भी जो लार्जर ट्राइबल सोसाइटी है उसकी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आती। इसी से हम ये कह सकते हैं कि फिर ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी नहीं पहुंची और यही एक रीज़न है कि पावर स्ट्रक्चर इमर्ज होता है, क्योंकि फिर वेल्थ एक सेगमेंट तक कंसंट्रेट होती है और फिर ये भी एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी में, द न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, द रिच क्लासेस एंड द ओल्ड कस्टम बाउंड ट्राइबल सोसाइटी। तो ट्राइबल्स में भी स्ट्रेटिफिकेशंस इस तरह की क्रिएट हुई हैं और ये भी ट्राइबल समाज के लिए नकारात्मक है। इसी के लिए फिर लंबे समय से सुझाव भी दिया गया कि ये कोशिश की जाए कि विलेज लेवल पर जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट किया करती थी, क्योंकि जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स नहीं आए थे, 6th शेड्यूल के प्रावधान नहीं थे, तो सही मायने में देखा जाए तो ट्राइबल सोसाइटीज़ की बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो नहीं करते। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल से एक फैमिली से एक क्लैन से एक पूरी की पूरी सोसाइटी, यानी कि पूरा का पूरा विलेज इस्टेब्लिश होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर ये बढ़ता है। इनकी प्लानिंग भी इसी तरह से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती थी। प्रिमिटिव टाइम से लेकर के अब तक सोसाइटीज़ इनकी इसी तरह से मैनेज होती रही हैं, इसलिए इनमें डाइवर्सिटी बहुत है। जनसंख्या में कम होने के बावजूद भी 705 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। उसका रीज़न ही ये है। ऐसे में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने का, ऑक्यूपेशनल प्रोसेसेस को डेवलप करने का, फॉरेस्ट और अदर रिसोर्सेज को मैनेज करने का, वो विलेजेस हुआ करते थे। तो विलेज लेवल पर मैंने आपको बताया कि लोकल चीफ हुआ करते थे और वो लोकल चीफ ब्रिटिशर्स के समय में भी एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें कि ब्रिटिशर्स के ही ऑफिशियल डम ने, यानी कि ब्रिटिशर्स की ब्यूरोक्रेसी ने करप्ट कर दिया था। वो एक अलग चर्चा का विषय है, वो कितने करप्ट हुए या कितने नहीं हुए। बट मेन आस्पेक्ट ये है कि सोसाइटी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात ही करें या इकोनॉमी की बात करें, उसका जो सेंट्रल यूनिट है, वो सेंट्रल जो प्लेटफॉर्म है इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, वो विलेज हुआ करते थे। लेकिन जब 6th शेड्यूल आता है और उसके तहत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आती हैं, तो विलेजेस ही इग्नोर हुए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट माना गया और काउंसिल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दी गई, विलेज लेवल पर नहीं दी गई। जो चीफ्स हुआ करते थे उनकी सक्सेशन कैसे होगी, इसके अधिकार तो मैंने आपको बताया 6th शेड्यूल के तहत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दे दिए गए।
सक्सेशन ऑफ द हेडमैन और द चीफ पर्सन्स। लेकिन मेन एस्पेक्ट उन विलेजेस लेवल पर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल क्या राइट्स होंगे डिसीजन मेकिंग के, पार्टिसिपेशन में, लॉ मेकिंग में, ये कहीं पर भी निर्धारित नहीं हुआ। इसी के लेवल पर बड़े स्तर पर जो लार्जर सेगमेंट है ट्राइबल सोसाइटी का, उसका पार्टिसिपेशन का लैक हो गया, उसका पार्टिसिपेशन हो नहीं पाया। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स तक जिनकी रीच हुई, वही पर्सन्स और उन पर्सन से बिलोंग करती ट्राइब के कुछ इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट्स ही का विकास हो पाया, बाकी किसी का विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर समस्या आती है। तो इसीलिए फिर आपने देखा कि 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 इस बात को प्रपोज करता है कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर लेकर के जानी है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो चाहे नहीं लागू करेंगे, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस यहाँ पर पहुँचाने होंगे। इसलिए वहाँ पर विलेज काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसिल प्रपोज किए गए। रूरल एरियाज़ जो आते हैं इनके तहत, उनमें विलेज काउंसिल्स और अर्बन एरियाज़ के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स प्रपोज किए गए। विलेज काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसिल प्रपोज करने का कारण ही ये था कि 6th शेड्यूल के तहत जो त्रुटियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, जिसके तहत की जो अर्स्ट वाइल, जो पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जिन्हें कि 6th शेड्यूल के तहत बिल्कुल जगह ही नहीं दी गई और दूसरी ही संस्थाएं खड़ी कर दी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तौर पर, उन्हें भी अब उस 6th शेड्यूल के एम्बिट में ला करके जो ट्राइबल सोसाइटी अपने ही 6th शेड्यूल के दंश भोग रही है, उस ट्राइबल सोसाइटी को भी कुछ अधिकार दिए जाएं। इसलिए विलेज काउंसिल्स और म्यूनिसिपल काउंसिल्स का वहाँ पर कंसेप्ट दिया गया। जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अगर तो वो ढंग से काम करें, मैं भी नहीं कहता कि वो बहुत अच्छी हैं, अगर वो ढंग से काम करें तो ग्राम सभा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, पहली बात। और ग्राम सभा निर्णय लेने को लेकर के तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ही है, पंचायती चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और पंचायतें ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह हैं। ग्राम सभा में चर्चा हुए एजेंडे पंचायतों को अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स के तौर पर उठाने पड़ते हैं। तो जैसे ग्राम सभा के स्तर पर प्रत्येक ग्रामवासी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया है, इसलिए इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह करके पुकारा गया है, ग्राम स्वराज्य के तौर पर इसे हम जानते हैं। इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं, पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म कहा गया है, जहां पर प्रत्येक गांव का वासी, यदि जो एडल्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है नियम बनाने में, अपने प्रति जो उसको प्रभावित करती हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नीतियां हैं, वो उनमें अपनी सहभागिता दे रहा है, ऐसा मैकेनिज्म है वहाँ पर। ऐसा ही मैकेनिज्म पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसा इन 6 शेड्यूल एरियाज़ में देने की प्रयास अब किए जा रहे हैं, जिसकी लंबे समय से ज़रूरत है। लेकिन इसे भी यदि किया जाए तो सही इच्छा के साथ हो तो ही ये प्रभावी बन पाएगा, उन क्षेत्रों को वो दे पाएगा जिनकी उन्हें आवश्यकता है। लेकिन इसकी आज बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता है, तभी ये नया उभरता हुआ पावर स्ट्रक्चर ख़त्म हो पाएगा। अदरवाइज़ हम ये देख पाएंगे कि उन 6th शेड्यूल का बेनिफिट उठा करके कुछ ऐसे घराने, कोई एक ऐसा नया समाज वहाँ पर विकसित हो जाएगा जो कि फिर इन परपेचुअली ही इस 6th शेड्यूल के उन रिजिड और एक समय में आउटडेटेड हो चुके प्रोविजंस को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए लगातार उन ट्राइबल सोसाइटीज़ का सपोर्ट मोबिलाइज करने के प्रयास करता रहेगा। और विकास के कार्यक्रमों को, जो भी ऐसी नियम और परिवर्तन होंगे जो कि उन ट्राइबल सोसाइटीज़ का भी लाभ कर सकते हैं, उनको हमेशा कन्फ्रंट करता रहेगा, क्योंकि इनके प्रिविलेजेस, इनके बेनिफिट्स, इनकी ग्रोथ उस सिस्टम से जुड़ी हुई है जो सिस्टम अब तक एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें परिवर्तन ला करके यदि उन आदिवासी समाज के लोगों तक भी लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई जो अब तक वंचित हैं, तो इनको बहुत दर्द हो जाएगा, यहाँ पर समस्या पैदा हो जाएगी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये भी एक इशू इन क्षेत्रों में है। लैंड मैनेजमेंट, मैंने अभी यहाँ पर बताया, लैंड एक सेंट्रल एस्पेक्ट है। देखिए, जब आप ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि लैंड बहुत ही सेंट्रल है टू द कल्चर, कस्टम, मैनर, टू द इकोनॉमी, टू द ट्रेडिशन एंड द पॉलिटी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ज़मीन तो 6th शेड्यूल के तहत ज़मीन से जुड़े हुए अधिकार
लैंड का ऑक्यूपेशन, लैंड होल्डिंग, लैंड अलॉटमेंट, लैंड यूज़, ये सभी अधिकार जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दिए गए, अगर तो वो लैंड रिज़र्व फॉरेस्ट नहीं है तो। सबसे पहले तो रिज़र्व फॉरेस्ट कैटेगरी बाहर कर दी गई है, उसमें से अनरिजर्व्ड फॉरेस्ट को, लैंड को ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब इस लैंड में एक समस्या का कारण ये है कि समय के दर समय, ब्रिटिशर्स के समय से ही ये सिस्टम इंड्यूस कर दिया गया था कि लैंड में प्राइवेट प्रॉपर्टी वैल्यू इंस्टिल कर दी गई थी। अदरवाइज ट्राइबल सोसाइटी आज दिन तक ऐसे चलती आई थी कि उनकी ज़मीन कम्युनिटी लैंड हुआ करती थी, सारे की सारी कम्युनिटी का कॉमन लैंड हुआ करता था, और उस कॉमन लैंड पर डेवलप होने वाली चीज़ें, विकसित होने वाले जितने भी पेड़ पौधे या जो भी पदार्थ उनको वहाँ से मिलते थे, जो भी वहाँ पर तालाब थे, झरने, झील, जो भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उस पर पूरे के पूरे उस आदिवासी समाज का अधिकार हुआ करता था। तो कम्युनिटी राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन ट्राइबल सोसाइटी की आइडेंटिटी के लिए। बट फिर 6th शेड्यूल के तहत परिवर्तन करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स भी इंड्यूस किए गए। जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट सिस्टम इंड्यूस किया गया, कम्युनिटी राइट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता नज़र आया। कम्युनिटी राइट सिस्टम अगर स्ट्रेंथन रहेगा तो ये बात क्लियर है कि उसका लाभ समस्त समाज को मिलेगा, और समाज में जब लाभ प्रसारित होता है तो ये नहीं देखा जाता है फिर कि कौन बाहुबली है जो किसी नियम प्रावधान का लाभ उठा लाए और कौन कमज़ोर है जो लाभ अपने दम पर नहीं ले सकता। जब समाज के प्रति आप नियम बना करके कोई सामाजिक संसाधनों से लाभ प्रदान करते हैं तो फिर वो सबको मिलता है, प्राप्त होता है। इसके तहत जो भी कमज़ोर वर्ग होते हैं वो सशक्त होते हैं, जो भी वीकर सेक्शंस हैं वो एम्पावर होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स इसमें इंड्यूस किए गए तो धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से लैंड में वैल्यू इनहेरिट होने लगी, और लैंड में जब वैल्यू इनहेरिट होने लगी तो लैंड एक सोर्स बना आपकी पॉलिटिकल पावर का, अथॉरिटी का, सुपीरियरिटी का, सोसाइटी में आपकी सुपीरियर पोजीशन का, आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का। और जैसे ही आप धन संपन्न हुए तो सामाजिक रुतबा भी बढ़ता है, तो आपकी सुपीरियर सोशल पोजीशन का भी। इसके तहत कम्युनिटी लैंड कॉम्प्रोमाइज़ हुए बड़ी तेज़ी से, और इसमें भी उन नियो मिडिल क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कंसंट्रेट किया गया अपने पास, और ज़मीनों का अधिग्रहण, ज़मीनें जो हैं वो कोशिशें की गई कि अब किसी एक पर्सन या किसी एक फैमिली के पास ही बढ़ा ली जाएं, और इसके तहत बहुत तेज़ी से कॉमन लैंड, कम्युनिटी लैंड कम होते चले गए, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशन के सोर्सेज भी कम होते चले गए, और इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो पेरेनियल हो गई। अपलिफ्टमेंट सोसाइटी, पॉवर्टी एलिवेशंस हो ही नहीं पाए, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल ही नहीं पाए जिनके लिए 6th शेड्यूल हम लाए थे। और उनकी 6th शेड्यूल के प्रोटेक्शन के नाम पर, क्योंकि आउटर सोसाइटी को वहाँ पर एंट्री की परमिशन नहीं है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स या बाकी चीज़ों को लेकर के वहाँ पर अनुमति नहीं है, ज़मीन के नियम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मैनेज करेंगी, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में दबदबा जिन परिवारजनों का चलता है उसके तहत लैंड प्रैक्टिसेस, लैंड मैनेजमेंट को लेकर के नियम फिर उसी तरह के बनाए जाते हैं, जिससे लाभ उन कुछ घरानों को हो रहा है जो नया डेवलप्ड पावर स्ट्रक्चर में बड़ा स्टेक रखने वाले सेगमेंट्स हैं। तो इसके तहत जो राज्य है और जो केंद्र है और जो बाहर बन रहे नियम हैं वो इन क्षेत्रों में प्रभावी नहीं हो पा रहे, इन त्रुटियों को सही नहीं कर पा रहे, और इसी ऑटोनॉमी का फ़ायदा उठा करके उन लैंड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस पर कंट्रोल जो प्राप्त है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, उसका लाभ उठा करके उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर अपना वेस्टेड इंटरेस्ट प्रमोट करने वाले जो सेगमेंट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में कि तेज़ी से आमदनी के जरिए ज़मीन पर अधिकार, जंगलों पर अधिकार कम होता जा रहा है बाकी आदिवासी समाज के लोगों का। यकीनन इसके पीछे राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब राज्य सरकारों से पूछा जाता है कि इन क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं होता, तो राज्य सरकार ये कह देती हैं कि इन क्षेत्रों के प्रति बने हुए वह कानून जो हमें इन क्षेत्रों में जाने से रोकते हैं, इनर लाइन परमिट जैसे लॉज, जिसके तहत न टूरिज़्म का विकास हो रहा है, ना एंटरप्रेन्योर इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से
हम यहाँ पर विकास नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लैंड होल्डिंग को लेकर के, लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को लेकर के नियम कानून बनाने की शक्तियाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। ये एक आस्पेक्ट है। तो इस तरह से राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देती है। और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वहाँ पर यह क्लैरिटी इस्टेब्लिश नहीं की जाती कि लैंड होल्डिंग्स की टाइप किस तरह की वो प्रमोट कर रहे हैं, हाउस होल्ड होल्डिंग्स, कम्युनिटी होल्डिंग्स या प्राइवेट इंडिविजुअल होल्डिंग्स, किस तरह की होल्डिंग्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के क्लियर कट लॉज नहीं इनेक्ट किए जाते और प्राइवेट लैंड परचेज के सिस्टम को प्रमोट किया जाता है, जिसी के तहत ये नुकसान विकसित हो रहा है। सो लैंड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है इन क्षेत्रों में। यदि लैंड का प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि जो मेन एजेंडा वो इन सोसाइटीज़ के कस्टम कल्चर मैनर को प्रोटेक्ट करना था और इन्हें लार्जर सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना था, 6th शेड्यूल में कुछ इस तरह के परिवर्तन किए जाएं जिन परिवर्तनों के तहत इनके कस्टम कल्चर मैनर को प्रोटेक्ट करते हुए यदि इन क्षेत्रों का विकास किया जाए, लैंड होल्डिंग प्रैक्टिसेस, लैंड यूज़ को लेकर के जो लॉज हैं उन्हें इस तरह से बनाया जाए कि जो बाहरी निवेशक हैं वो वहाँ आकर के निवेश कर सकें, एंटरप्रेन्योर्स, कॉरपोरेट्स वहाँ पर आएँ, इन्वेस्ट करें और उस लैंड को डेवलप करें। अब आप ये कहेंगे कि इसी वजह से तो 6th शेड्यूल बनाना पड़ा और एंटरप्रेन्योर्स और कॉरपोरेट्स लंबे समय से डैम्स के नाम पर, माइनिंग के नाम पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर फॉरेस्ट क्लियर करते आ रहे हैं, इनके एरियाज़ को बर्बाद करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर इन लोगों का उस क्षेत्र से माइग्रेशन भी होता है, उनका लैंड डिटेरिएट होता है, उनके फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट कर दिए जाते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन हार्म होती है, उनका लैंड ग्रैब किया जाता है, उनके ऑक्यूपेशन को हार्म किया जाता है, उन्हें वहाँ से विस्थापित कराया जाता है। यही तो रीज़न है ट्राइबल सोसाइटीज़ को ख़त्म करने का, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शंस दी गई और ज़मीन उनके कंट्रोल में दी गई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैंने आपको यह चीज़ भी यहाँ पर क्लियर की कि विकास भी बहुत ज़रूरी है। हमने यही एजेंडा मान करके 6th शेड्यूल लाया था कि उन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। अब यदि उन क्षेत्रों में ही कुछ सेगमेंट्स उन लॉज का बेनिफिट उठा करके धन संपन्न हो चुके हैं और बाकी सेगमेंट्स अब उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कराना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और डेवलपमेंट लानी पड़ेगी ताकि नई लाइवलीहुड्स क्रिएट हो, नई एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जनरेट हों। तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि उन लोगों को स्किल्ड बनाया जाए। तो फिर वहाँ पर जब किसी तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कोई बाहरी कंपनीज़ लेकर के आती हैं, यानी कि ट्राइबल क्षेत्र के बाहर के लोग अगर वहाँ पर कोई विकास का कार्यक्रम लाते हैं, उस विकास के कार्यक्रम की प्लानिंग में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को इंक्लूड किया जाए और वो प्लानिंग निचले स्तर से शुरू हो, यानी कि विलेज काउंसिल्स के लेवल तक, ताकि ट्राइबल सोसाइटी का उसमें पार्टिसिपेशन हो। फिर अगर कोई माइनिंग से रिलेटेड, डैम से रिलेटेड, किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल बेल्ट को डेवलप करने को रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनती है, तो उसमें आदिवासी समाज की सहभागिता यदि रहेगी राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ द पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, तो वो बेटर वे में अपने कंसर्न्स प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने कस्टम कल्चर मैनर को प्रोटेक्ट करने को लेकर के, और किस तरह से उनका लैंड, उनके फॉरेस्ट, उनकी वो कल्चर, कस्टम मैनर भी प्रोटेक्टेड रहे, ये भी आइडियाज़ वो सुझा पाएंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के। ऐसे में आप ये कहेंगे कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ तब आएगा जब उसके प्रॉफिट मार्जिन्स सिक्योर रहेंगे। प्रॉफिट मार्जिन्स कितने सिक्योर करने हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब एक समय पर ये दिखेगा कि हमें इन एरियाज़ में एक्सेस ही मिलता नहीं है, उसके कंपैरेटिवली जब एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए जो पहले वाले प्रॉफिट मार्जिन से उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉफिट्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स इतने हो जाएं कि आप एक देश के अंदर ही एक ऐसा नेशन बना दें उन लोगों का जो इतने सुपर अल्ट्रा रिच हो जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमें इतना भी भयभीत और परेशान नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हों। जो एंटरप्रेन्योर है, यदि वो गांधीयन आइडियोलॉजी के बेसिस पर ट्रस्टीशिप थ्योरी पर चलना शुरू कर दे कि वो ट्रस्टी है लोगों के रिसोर्सेज का,
उन्हें डेवलप करके उन्हें लोगों की लाइफ को भी अपलिफ्ट करना है और नेशन के लिए वेल्थ भी क्रिएट करनी है और भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित नहीं करना है, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ ट्रस्टीशिप इंड्यूस करना पड़ेगा। नेचुरली इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा और वो इस तरह से प्ले होगा कि जेन्युइन मोबिलाइजेशन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी करना पड़ेगा, जिसमें कि उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और उन ट्राइबल सोसाइटीज़ को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आपकी डिप्रीवेशंस के यही रीजंस हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर नया निवेश नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, नई साइंस नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही और बदलते समय के साथ आप बदल नहीं पा रहे हैं, विकास के स्तर पर, विकास के पथ पर नहीं जा पा रहे हैं, जबकि आप अपने कस्टम कल्चर मैनर को प्रोटेक्ट रखते हुए ये कर सकते हैं। अब तक समस्या यही रही कि आपके ऊपर से नियम थोपे गए, लेकिन यदि नियम बनाने की प्रक्रिया में आपको सम्मिलित किया जाए, यदि आपके सुझाव हम सम्मिलित करते हैं, उन्हें समझते हैं, उसके तहत हम विकास की योजनाएं बनाते हैं, तो वह किसी भी तरह से आपके कस्टम कल्चर मैनर को हार्म नहीं करेंगी और फर्स्ट एजेंडा भी सर्व करेंगी, दैट इज़ द डेवलपमेंट। इससे होगा ये कि जो 6th शेड्यूल की सो कॉल्ड ऑटोनॉमी के दम पर एक नया पावर स्ट्रक्चर बना करके बैठी हुई सोसाइटीज़ हैं, आप ही से उभर करके, आप ही में से निकल करके, जो कि अब किसी भी तरह की नई योजनाओं को आने देना नहीं चाहती जिससे कि आपका विकास हो, उनकी मोनोपोली ब्रेक होगी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रुकेगी और ये वेल मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स को वहाँ ना लगने देना या ना जाने देना कोई तरीका नहीं है आदिवासियों को विकास कराने, आदिवासियों का विकास करने का या उन्हें प्रोटेक्ट करने का। इनफैक्ट उन्हें बेटर एजुकेशन चाहिए, इनफैक्ट उन्हें बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें बेटर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में लाना है। मेन एस्पेक्ट ये है कि हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को ट्राइबल सोसाइटीज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो जनरल सेंस में वहाँ लागू नहीं हो सकते। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेगमेंट प्रोपोर्शन इन एरियाज़ में बढ़ाना पड़ेगा कि ज़्यादा फंड्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति डिवोट किए जाएं यहाँ पर कॉरपोरेट्स के द्वारा, और वो पर्टिकुलरली उन नीड्स के प्रति डिवोट किए जाएं जो ट्राइबल सोसाइटीज़ की लिटरल नीड्स हैं। ट्राइबल्स का स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर उन्हें कम होते हुए फॉरेस्ट, जिनसे कि जो प्रिमिटिव टेक्निक्स के साथ जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है, तो कम होती हुई प्रोडक्शन, कम होते हुए वन क्षेत्र, इनके तहत भी अगर उनकी बढ़ती हुई आबादियों को हमें सर्वाइव कराना है तो नेचुरली उन्हें हमें न्यू ऑक्यूपेशन के सोर्सेज देने पड़ेंगे। और ये सब तब होगा जब वो लैंड मैनेजमेंट बेटर मैनर में होगी, और लैंड मैनेजमेंट बेटर वे में तब होगी जब आप उस 6th शेड्यूल की ऑटोनॉमी के बेनिफिट्स को उन पर्टिकुलर एलीट ट्राइबल सेक्शन से बाहर ला करके सारे आदिवासी समाज की भलाई के लिए लैंड के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करेंगे। और वो तब होगा जब उसमें निवेश होगा, और निवेश उनकी मान्यताओं को ध्यान में रख करके हो। इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पर इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो उनकी एस्पिरेशंस को मोबिलाइज कर सकें, जैसे कि विलेज काउंसिल जैसी चीज़ें। और ये सब आदिवासी समाज अपना भला समझ सकें, उसे जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो उन मांगों को आगे आर्टिकुलेट करके रख सके, इसके लिए हमें उन्हें इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर एजुकेट भी करना है कि वो किस तरह से यहाँ पर काम करें। वर्कशॉप्स करनी है, उनकी डेमोन्स्ट्रेशंस करनी है, उनको ट्रेंड करना है कि वो सेल्फ रूल जो उनको प्रोवाइड किया गया है 6th शेड्यूल के तहत, उस सेल्फ रूल का फुल बेनिफिट कैसे रीप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें उन्हें सेंसिटाइज करना है, एजुकेट करना है, उन्हें ट्रेंड करना है, उन्हें उनके अधिकारों से जागरूक कराना है, उनमें जागृति फैलानी है, यह भी अनिवार्य है। तो यह करना ज़रूरी होगा। लैंड टेन्योर सिस्टम क्या रहेगा, टेनेंसीज़ के लॉज यहाँ पर क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट करनी होंगी, तभी लैंड प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा। कम्युनिटी लैंड के तहत कितना प्रोपोर्शन रहेगा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लैंड कितना हो सकता है, कम्युनिटी लैंड पर लोगों का शेयर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी की कीमतें किस तरह से निर्धारित होंगी, सर्कल रेट्स क्या होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी कितने स्तर तक कोई होल्ड कर सकता है, ये सब करना पड़ेगा। तो लैंड